Yeah. So in today's class, what I'm going to take in today's class, I'm going to cover पर्सी बाईशी शैली। आज की क्लास में हम लोग पर्सी बाईशी शैली को लेके बात करेंगे। पर्सी बाईशी शैली जो है रोमांटिक एज के वेल नोन पोएट्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं which are highly significant for anyone who are preparing for TGT, PGT, KVS, NVS are going to appear in any competitive examination. You find that ki Percy Bysshe Shelley was one of the most popular uh, poets of romantic era, and he comes, yeah, he belongs to younger generation of romantic poets, जिसमें आपके लॉर्ड बायरन आते हैं, जिसमें आपके जॉन कीट्स आते हैं। यू फाइंड हियर कि एक लाइन है जो ये ली गई है और ये उसकी जो शुरुआत में है, वो तो आपको बताएंगे ही, बट यू हियर यू हैव टू रिमेम्बर कि उनका जन्म 1792 में हुआ, 1822 में उनकी मौत हुई है। लेकिन कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ही इज नोन एज रिवोल्यूशनरी पोएट। ही इज नोन रिवोल्यूशनरी पोएट, REVLU, जिनको हम रिवोल्यूशनरी पोएट की कैटेगरी में रखते हैं। वी पुट हिम कैटेगरी ऑफ रिवोल्यूशनरी पोएट। तो आई जस्ट वांट टू से कि जब भी आप इस आदमी की बात करेंगे तो ये वो एक रिवोल्यूशनरी पोएट की कैटेगरी में आते हैं। मैं आई नो कि आप सबको मेरी आवाज जा रही है या सर आ रही है आवाज, आ रही है सर आवाज। यस सर। ओके, एक्चुअली इन माय एरिया देयर इज अ पुअर कनेक्टिविटी, तो अगर ऐसा कुछ होगा यू कैन ड्रॉप मैसेज और आई विल आस्क यू आफ्टर 10 मिनट्स। तो यू फाइंड कि उनको रिवोल्यूशनरी पोएट कहा गया। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये कि वो न केवल रोमांटिक एज के बल्कि पूरे इंग्लिश लिटरेचर के द बेस्ट लिरिसिस्ट थे। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर एक क्वेश्चन आता है, आता ही नहीं बल्कि दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हु इज द बेस्ट लिरिसिस्ट या हु वाज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज पीबी शेली। पीबी शेली इंग्लिश लिटरेचर के बेस्ट लिरिसिस्ट है। ऐसा नहीं कि केवल रोमांटिक एज के, पूरे अंग्रेजी साहित्य के इनसे बेहतरीन लिरिक किसी ने नहीं लिखा है। तो एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पीबी शेली को किस चीज के लिए याद किया जाता है, उनके लिरिक पोयम्स के लिए याद किया जाता है। उनके लिरिक, उनका जो लिरिक पोयम्स है वो कौन कौन सा है? बहुत पॉपुलर में ओ टू द वेस्ट विंड है, जो हमें आपको पता है। ओ टू अ स्काई लार्क है, ओ टू द वेस्ट विंड है, ओ टू अ स्काई लार्क है। कुछ और भी चीजें हैं, यू विल गेट इट हियर। आप उसे देखेंगे कि हाँ कैसे, यू विल फाइंड इट। तो ओ टू द वेस्ट विंड है, ओ टू स्काई लार्क है, ये सारी चीजें आप यू विल कम टू नो। तो आई जस्ट वांट टू से हियर ओनली वन पॉइंट कि वेन एवर you go या whenever you follow this particular writer, तो ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट पीबी शैली, जो कि एक रिवोल्यूशनरी पोएट है। रिवोल्यूशनरी पोएट के अलावा अगर आप उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उनको जो है बेस्ट लिरिसिस्ट के रूप में भी याद किया जाता है। और वो जो है जॉन कीट्स के बहुत ही, उनका कह सकते हैं कि बहुत उनके प्रशंसक थे। ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के ग्रेट एडमायरर थे। जब जॉन कीट्स मरे तो उनकी मौत पर उन्होंने जो है एक लिरिक लिखा था और उसका नाम एलिजी लिखा था, जिसका नाम एडोनाइस था। क्या नाम था? एडोनाइस, ADONAIS, एडोनाइस। एक्चुअली आई डोंट नो कि आज इरेजर है इसमें, या नाउ आई गॉट कुछ इशू था। तो जो पीबी शैली है उनसे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है, दो तीनों मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया जब जॉन कीट्स मरे तो उन्होंने एडोनाइस नाम का एक
एलिजी लिखा हुआ था, एडोनाइस इज एन एलिजी। किसकी मौत पर? जॉन कीट्स की मौत पर। बाकी उनका जो ओड है वो बहुत पॉपुलर है, ओड टू द वेस्ट विंड, जिसमें उन्होंने वेस्ट विंड को पर्सनिफाइड किया है और वेस्ट विंड को ऑब्जर्वर और डिस्ट्रॉयर के रूप में देखते हैं। वेस्ट विंड ही जो है क्या है, एक तरह से जो है स्प्रिंग को जन्म देती है और ऑटम को भी जन्म देती है। दिस थिंग्स वी सी या दिस थिंग्स वी फाइंड। I just want to say here what I just want to tell you some significant point related to this poet, कि ये एक ऐसे पोएट थे जिनको सोशल नॉर्म्स और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसमें यकीन नहीं था। किसमें यकीन नहीं था? सोशल नॉर्म्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, TION, जो सामाजिक नाम्स हैं और जो ये सामाजिक इंस्टीट्यूशन थे उसमें शेली को यकीन नहीं था। शेली जो है एक ऐसे थे जिनका कहना था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये कहीं से फ्रूटफुल नहीं है, ये आदमी इंसान को इंसान बनाने में हेल्पफुल नहीं, बल्कि उनकी फ्रीडम को वो कत्ल करते हैं, उनकी फ्रीडम का कत्ल करते हैं, उनकी फ्रीडम को रोकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक पैम्फलेट लिखा था जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा और उस पैम्फलेट का नाम था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, NECESSITY, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ATHEISM। ये जो नेसेसिटी ऑफ एथिज्म था, इसने क्या किया, शेली को शेली का जो व्यू था गॉड को लेकर के, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लेकर के, वो सामने आता और इसमें शेली क्लियरली कहते हैं कि ही डजंट बिलीव इन गॉड, उनका गॉड में कोई विश्वास नहीं है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं विश्वास है। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने शेली को वहां से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा उन्होंने पैम्फलेट लिखा था जिसकी वजह से शेली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो दिस वाज नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, दिस थिंग्स यू फाइंड। अब अगर आप शेली को लेकर के बात करेंगे तो शेली एक पोएट है, शेली को ड्रामेटिस्ट के रूप में भी याद किया जाता है। यही दो दो चीजें रही हैं शेली का, नावल में, क्रिटिकल एसेज में, प्रोज राइटिंग में कोई। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि शेली वॉज बॉर्न इन 1792, डाइड इन 1822। आप मेरे साथ कुछ चीजें रिपीट करिए कि जो शेली है वो किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स या ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स? यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। जो यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स है उनमें कौन कौन से, हु कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, हु कम्स? लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली and John Keats. Lord Byron, P.B. Shelley and John Keats, they come in the category of young generation of romantic Young generation. poets. Yeah. Who is known as the best lyricist of romantic, not only romantic age, but English literature? P.B. Shelley. PV Shelley, या अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन है जो रोमांटिक एज का ही नहीं, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बेस्ट लिरिसिस्ट है, तो कौन है? वो आपका पीबी शेली है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि पीबी शेली का सबसे पॉपुलर लिरिक कौन है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स ऑफ पीबी शेली, देन व्हाट विल बी द आंसर? Ode to the West Wind. Ode to the West Wind. Who is known as a revolutionary poet of romantic age? Shelley. PV Shelley, P.B. P.B. Shelley. Shelley is known as, yeah, P.B. Shelley is addressed, yeah, he has revolutionary thought. If anyone asks you what the individuality do you find in the poem of P.B. Shelley, तो what the individuality का मतलब वह कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो शेली को और लोगों से अलग करती है? उनका रिवोल्यूशनरी Revolutionary thought. yeah, he didn't believe in
educational institution, in religious institution, in social norms, and said that these institutions only kill or murder the freedom of men and women. Therefore, these institutions should be banned. And people have been given complete freedom. They must be in the lap of nature. They must get something. They must learn something in the company of nature. उनका ये कहना था कि जो ये मानव निर्मित जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये सब के सब आदमी के विचारों को, उनकी कल्पनाओं का एक तरह से मर्डर करते हैं, उनको किल करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन को बैन कर देना चाहिए और कंप्लीट फ्रीडम शुड बी गिवन टू whom, to men and women, and they should learn only in the lap of nature. और इसी के पर्पज से आप देखेंगे कि ही वाज अ थीस्ट। वो जो है क्या थे, अगर देखेंगे तो वो अपने में एक नास्तिक थे। जैसे उन्होंने एक लिखा हुआ था कि थीस्ट का, और ही रोट अ पैम्फलेट फॉर विच ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अभी मैंने बताया था, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट पैम्फलेट? necessity of atheism. नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ही रोड नेसेसिटी ऑफ, अभी ये सारी बातें आएंगी, मैं जनरली डिस्कस कर रहा हूँ। ही रोड necessity of atheism, and for necessity of atheism he was expelled from Oxford University because he didn't believe in God and religious institution, and said that there is no existence of God. Yeah, at the name of God, the people ultimately play with the emotion, with the trust, with the belief of the common people, the religious representative. तो इस तरह का चीज आपको उनको मिलेगा। Second important point, he was very close to John Keats, and on the death of John Keats, he felt agony, he felt grief, he felt, you can say, miserable situation and unable to express his thought. But anyhow, he wrote an elegy. What was the name of that elegy? उस elegy का क्या नाम था? Adonis. That was the Adonis. उन्होंने Adonis को लिखा। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको मैंने रिवाइज किया। और उनका जो ओ टू द वेस्ट विंड है, ओ टू द वेस्ट विंड उनका पॉपुलर लिरिक है, और वहां से क्वेश्चन पूछा गया है किसमें लिखा गया है? टर्जा राइमा में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? टर्जा राइमा। 3 line stanza. या 3 लाइन्स स्टैंजा होता है। एंड इटालियन स्टैंजा फॉर्म 3 लाइन्स स्टैंजा होता है। अ वेरिएशन ऑफ टर्सेट, ये टर्सेट का एक वेरिएशन। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स कि पीबी शेली इज द मोस्ट पॉपुलर लिरिक Ode to the West Wind has been written in which stanza form? It has been written in terza rima. That's an Italian stanza and a variation of tercet, and it has 3 lines. Second important point ki in Ode to the West Wind, the poet has personified West Wind. West Wind is what? West Wind is only an idea, it's the abstract entity, but that thing has been you can say personified, and the poet says that कि जो वेस्ट विंड है वो 2 चीजों को जन्म देती है। वेस्ट विंड जो है 2 चीजों को जन्म देती है। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक चीज तो स्प्रिंग है, वेस्ट विंड इज द ब्रिंगर ऑफ स्प्रिंग, और दूसरा चीज है ऑटम, AUTUMN। पोएट ने इस फॉर्म में कहा हुआ है कि जो ऑटम है ये सड़ी गली मान्यताओं को, पुरानी चीजों को वैसे ही खत्म कर देगी जैसे कि आज के समय में leaves we find. We find the falling of the leaves, and leaves are converted into dead leaves. They are pale, thick, and they don't have any greenery at all. तो जो falling of the leaf है in autumn, वो सोसाइटी का सड़ी गली मान्यताओं का या विकृतियों का टूटने का प्रतीक है। और जब स्प्रिंग आता है तो पेड़ों में नई पत्तियां जन्म लेती है, नई कलियां जन्म लेती है, नए फूल खिलते हैं। तो स्प्रिंग जो होता है वो नई चीजों को जन्म, विश्वास है कि जब सड़ी गली मान्यताएं, विकृतियां या
जो अंधविश्वास है, जो आप कह सकते हैं कि इरेशनल इलॉजिकल चीजें जब वो समाज से खत्म होगी, सम न्यू थॉट विल कम एंड दीज न्यू थॉट्स विल ब्लूम इन स्प्रिंग, as in spring we find some birds, some flowers, blossoming of the flowers, and in the garden we find the odor and fragrance. Yeah, one can smell the odor and fragrance of the rose and so many flowers. In the same way, he says that we see some new thoughts, some new ideologies, which will be highly fruitful for the society, which will be highly fruitful for the nation, which will be highly fruitful for the community. So we have to go, yeah, we have to go ahead with such noble thought. और इस तरह का विचार उन्होंने किसमें दिया हुआ है, उन्होंने वो टू द वेस्ट विंड में दिया हुआ, और उनकी इच्छा भी थी। लास्ट में वो कहते हैं कि इफ विंटर कम्स शैल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर विंटर आता है तो विंटर किसका प्रतीक है? विंटर जो है एक तरह से डाउनफॉल का प्रतीक होता है। विंटर एक ऐसा चीज है, या विंटर एक ऐसा चीज है जो प्रतीक है हमारे डेड थॉट्स का। विंटर जो है प्रतीक है इन एक्टिवनेस का। विंटर जो प्रतीक है वो जो है हमारे लेजी लाइफ का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई विचार नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आज हमारे जीवन का विंटर चल रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्प्रिंग भी आएगा। ये बड़ा पॉपुलर लाइन है, दैट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। तो ये चीजें जनरली मैंने अभी आपको रिवाइज किया कि what do you see or what do you find in P.P. Shelley's poems. Second point I would like to tell you, when you go with this line, make me thy lyre, even as the forest is, what if my leaves are falling like its own, the tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone. Sweet thoughts in sadness, be thou spirit, pierce my spirit, be thou me, impetuous one. A very significant point you see here. And what do you find here? You see or you find here कि west wind is what? Uncontrollable. जो वेस्ट विंड है वो अनकंट्रोलेबल है। जो वेस्ट विंड है वह क्या है? वेस्ट विंड इज द प्रोड्यूसर ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग। वेस्ट विंड जो है प्रोड्यूसर है किसका? ऑटम और स्प्रिंग का। तो ये लाइन जो है वेस्ट विंड से ली गई है, और पोएट की इच्छा है कि वह अपने विचारों को पूरी दुनिया में फैलाए, और अपने विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ही वांट्स टू टेक द हेल्प ऑफ द वेस्ट विंड। और वेस्ट विंड से वह इन्वोक करता है, आह्वान करता है कि तुम मुझे अपनी संगीत की बांसुरी बना लो। मेक मी दाई लायर। लायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और लायर से ही आपका वर्ड लिरिक आया। लायर इज अ ग्रीक वर्ड, उसी से आपका क्या आया हुआ है? लिरिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो वो कहते हैं मेक मी दाई लायर, तुम मुझे अपनी संगीत की बांसुरी बना लो, या मुझे अपनी बांसुरी बना लो जिससे मधुर स्वर दुनिया में मैं फैला सकूं। मधुर स्वर को फैलाने का मतलब कि आई वांट टू प्रोड्यूस, या आई वांट टू प्योर मेलोडियस थॉट among the people, but these thought will be innovative thought. These thought will be such a type of thought that will give freedom. These thought will be such a type of thought that will support the freedom of every people or every man, the political rights, the dignity, honor, respect, noble thought, uh, all these things. फिर वो कहते हैं व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग, क्या हुआ यदि अगर मेरे पत्तियां गिर रही है। पत्तियां गिरने का मतलब कि क्या हुआ? जो मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, या मैं उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका हूँ, यूथ में नहीं रह चुका हूँ, मैं यंग नहीं रह चुका हूँ, बल्कि मैं एक ऐसे जो है उम्र के एक ऐसी दहलीज पर हूँ, उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हूँ जहां पर चीजें मेरे हाथ से निकल रही है। फिर उन्होंने कहा कि द ट्यूमल ऑफ दाई माइटी हारमोनीज, मैं तो आपके जो सुखद संगीत है उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। विल टेक्स फ्रॉम बोथ डीप ऑटमनल टोन, और मुझे पता है कि अगर मैं आपका हिस्सा बनूंगा तो उसमें जो है आपके आटम संगीत भी निकलेंगे। आटम का संगीत जो होगा वो दुखद होगा, स्वीट थॉट्स इन सैडनेस, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस दुख भरे संगीत में अच्छे विचारों को जो है ढूंढूंगा, पाऊंगा। बी दाउ स्पिरिट पियर्स माई स्पिरिट, मैं आपकी स्पिरिट के साथ अपनी स्पिरिट को मिलाना चाहता हूँ और आपका हिस्सा बनना चाहता हूँ, और पूरी दुनिया में फैल जाना चाहता हूँ। ये बात उन्होंने कहा है, कहाँ से लिया है? वो टू द वेस्ट विंड से। यही उन्होंने लिखा कि
The above lines have been taken from the poem Ode to the West Wind. अब मैं ये जानना था, आगे लिखा भी है, which reveals the very spirit of nature. The poem is written in तर्जा राइमा. तर्जा राइमा अभी मैंने क्या बताया था? What is तर्जा राइमा? Three line stanza. तर्जा राइमा is 3 lines stanza. Is it Greek stanza form या Italian stanza form? Italian Italian form. Yes, sir. Italian. Is it the variation of tercet or quatrain? Sir, tercet. Tercet. Okay, that's it. That's good. That's good. So you came to know about this poet और हमने क्या बताया कि he was born in 1792, died in 1822. I told you about he was a revolutionary poet. I just told you about his pamphlet Necessity of Atheism. I just told you about Adonais and LG and the death of John Keats. I told you about Ode to the West Wind. These things you came to. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हिज पोइट्री लाइक हिज लाइफ डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू डिस्टिंक्ट मूड्स. इन वन ही इज अ वायलेंट रिफॉर्मर. ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा. उनका जो पोइट्री है उस पोइट्री में एक उनका रूप है, वह कौन सा रूप है? वायलेंट रिफॉर्मर. VIOLENT. रिफॉर्मर तो समझ में आता है कि सुधारक, बट वायलेंट रिफॉर्मर क्या है? जो क्रांति ला करके, जो एक तरह से जो है आप कह सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी थॉट से चीजों में सुधार लाना चाहते हैं, बहुत तेजी के साथ सब कुछ बदल देना चाहते हैं. दैट इज द वायलेंट रिफॉर्मर. जस्ट एज यू कैन सी अरविंद केजरीवाल या अनिल कपूर नायक मूवी के, उनका अपना जो थॉट रहा है, उस तरह के रिफॉर्मर को वायलेंट रिफॉर्मर. तो उन अपनी पोयम में वो वायलेंट रिफॉर्मर नजर आते हैं. सीकिंग टू ओवरथ्रो आवर प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन. और जो हमारे प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको जो है सीकिंग ओवरथ्रो, फेंक देना चाहते हैं. फेंकने का मतलब क्या है? कहते हैं इनका कोई तो नहीं है, ये हमारे विकास के रास्ते में रोड़े उत्पन्न कर रहे हैं और इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस के जो है कोई जरूरत नहीं है. द मिलेनियम आउट ऑफ इट्स स्लो वॉक इनटू अ गैलप. आउट ऑफ दिस वुड कम मोस्ट ऑफ हिज लॉन्गर पोएम्स लाइक क्वीन मॉब. उनकी एक पोएम है जिसमें क्या है? क्वीन मॉब. ये आपको रटना पड़ेगा, ये सब उनकी पोएम का नाम है. क्वीन मॉब, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, हेलास, द विच ऑफ एटलस. ये सब क्या है? दीज आर द पोएम्स ऑफ हुम? दीज आर द पोएम्स ऑफ पीवी शेली. एलास्टर एंड एडोनाइस आर सच पोएम्स ऑफ शेली which reveal his unsatisfied mood. अगर क्वेश्चन आता है कि विच पोयम ऑफ पीपी शेली रिवील हिज अनसेटिस्फाइड मूड, दैट इज एलास्टर और एडोनाइस. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. देन नेक्स्ट पॉइंट, शेली रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑल एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ सोसाइटी. मैंने आपको पहले बताया था कि जितना भी समाज है, जो समाज का ताना बाना है, जो उसके नाम है, शेली वाज नॉट हैप्पी, शेली वाज डिससैटिस्फाइड, शेली वाज अगेंस्ट सच नाम्स. और उन्होंने क्या किया? रिवोल्ट किया उसके खिलाफ. और उनका जो रिवोल्ट है, उनकी पोयम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में अपियर होता है. व्हेन ही सेज टू वॉर एमंग मैनकाइंड. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मानव के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है. तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहता हूँ कि क्वीन मॉब किसकी पोयम है? Who has written Queen Mab? Sir, PV Shelley. PV Shelley. Who has written Revolt of Islam? Sir, PV Shelley. Who has written Hellas? PV Shelley. PV Shelley. Who has written The Witch of Atlas? PV Shelley. Sir, PV Shelley. Who has written Alaska? PV Shelley. PV Shelley. Who has written Adonais? PV Shelley. P.P. Shelley. So you find Alaska, you find Adonais, you find Queen Mab, you find the Revolt of Islam, you find Hellas, you find The Witch of Atlas. These have been written by P.P. Shelley. और दो पोयम एलास्टर और एडोनाइस में उनका अनसेटिस्फाइड मूड आप देखते हैं. और जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है उसमें आप ये देखते हैं कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सोशल
norms या existing form of the society, और उन्होंने कहा कि this time is the time of war among mankind। एक और चीज है कि एक क्रिटिक है हैरियट वेस्ट ब्रूक। क्रिटिक का क्या नाम है? हैरियट वेस्ट ब्रूक। हैरियट वेस्ट ब्रूक वाज अटैक्ड बाय शेली। शेली के द्वारा अटैक किया गया था। हैरियट वेस्ट ब्रूक वाज अटैक्ड बाय Shelley's crude revolutionary doctrine. She married Shelley against the social matrimonial structure, but the marriage was not a satisfactory। जो हैरियट वेस्ट ब्रूक है उनकी वाइफ भी रही है और एक तरह की क्रिटिक भी रही है, और इसको लेकर के शेली ने बड़ा उनके ऊपर अटैक किया था। और ये मैरिज बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। और वो जो है क्या थी कि हैरियट वेस्ट ब्रूक वाज अटैक बाय शेलीज क्रूड रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन। शी मैरिड शेली अगेंस्ट द सोशल मैट्रिमोनियल। जो सामाजिक जो एक तरह का तरीका था मैरिज का, उसके खिलाफ जाकर के उन्होंने हैरियट वेस्ट ब्रूक ने मैरिज किया हुआ था, लेकिन ये मैरिज सफल नहीं थी। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हु वाज हैरियट वेस्ट ब्रूक, हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? हैरियट वेस्ट ब्रूक कौन थी और आप इसको कैसे एक्सप्लेन करें? या Sir, the first wife of P.V. Shelley. she was the first wife of P.B. Shelley, and she was much influenced with the revolutionary thought of this man. This is why she married this man। और कैसे अगेंस्ट द सोशल मैट्रिमोनियल स्ट्रक्चर। लेकिन दिस मैरिज वाज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी वन, या दिस मैरिज वाज अनसेटिस्फैक्टरी। अब अगर आपको कभी भी याद होगा तो ये जरूर रहेगा कि हैरियट वेस्ट ब्रूक पीबी शेली की पत्नी थी। वो पीबी शेली के रिवोल्यूशनरी थॉट से बहुत प्रभावित थी, मुतासिर थी, और उसके और जो उस समय का शादी का जो नाम था या जो समाज द्वारा निर्धारित जो नाम था, उस नाम के अगेंस्ट में जाकर के वो पीबी शेली से उन्होंने मैरिज किया, लेकिन यह मैरिज सफल नहीं। एक नाम ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है मेरी गॉडविन। शेली जो है डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन। शेली जो है मेरी गॉडविन के साथ, मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, मेरी गॉडविन। मेरी गॉडविन जो है किसकी बेटी थी? विलियम गॉडविन की। और विलियम गॉडविन की बेटी के साथ शेली भाग जाते, इलोप कर जाते। यह एक बड़ी घटना उस समय थी कि कोई जो है आदमी इस तरह से लेकर के चला जाता है, इलोप कर जाता है, और काफी ज्यादा सोसाइटी में उनके खिलाफ लोगों ने लिखा पढ़ा। तो दूसरा जो आपको नाम ध्यान में रखना है वो किसका ध्यान में रखना है? मेरी शेली का। मेरी शेली इलोप्ड विद पीबी शेली। मेरी शेली किसकी डॉटर थी? विलियम गॉडविन की डॉटर, जो एक पॉलिटिकल थिंकर थे, और उनकी किताब का नाम है पॉलिटिकल जस्टिस। तो मैं यहाँ 3 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किस आदमी ने पॉलिटिकल जस्टिस नाम का किताब लिखा? विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन की बेटी का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डॉटर? गॉडविन। नेम ऑफ हिज डॉटर वाज मेरी गॉडविन। मेरी गॉडविन इलोप्ड विद whom? पीवी शेली। Sir. पीबी शेली। दैट्स गुड। नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। एक पैम्फलेट था। पैम्फलेट का क्या नाम है? द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। एक पैम्फलेट था जिसमें हाँ, ये पीबी शेली का था, जिसमें उन्होंने स्कूल का, चर्च को क्रिटिसाइज किया था। कहते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था गया था। मेरे साथ आप रिपीट करिए कि फॉर विच लिटरेरी वर्क पीबी शेली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? Sir, the Sir, necessity necessity of of the necessity necessity of ethics. The necessity of atheism. And what he described, what did he tell in the necessity of atheism? उन्होंने क्या बताया? Criticized schools and church. Yes. Criticized, yeah, criticized institutions like school and church। जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया तो क्या क्वेश्चन उठाया इन चीजों को लेकर? Utility and Necessity of uselessness. Yeah, it's a necessity, it's a utility, and he said that these institutions are killing, murdering, or taking the freedom of human.
उन्हीं के समय पोएट थे जिनका नाम बायरन था. बायरन रोट द मोस्ट जेंटिल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट. कई बार ये पूछा जा चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. बायरन लिखते हैं कि पीबी शेली एक ऐसे पोएट थे जो सबसे जेंटिल थे, जो एमिएबल थे, लवेबल थे, और वो वर्ल्डली माइंडेड नहीं थे. वर्ल्डली माइंडेड नहीं थे इसका मतलब कि उनका बहुत ज्यादा दिमाग जो है दुनियावी चीजों में नहीं लगता था. शेली लेफ्ट इंग्लैंड. या आई जस्ट वांट टू नो हु रोट दिस कोटेशन about P.B. Shelley, the most gentle, the most amiable, and the least worldly minded person I ever met. Lord Lord Byron. Byron. Lord Byron. Yeah, Lord Byron. Shelley left England and went to Italy in 1880. ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि इंग्लैंड को उन्होंने 1818 में छोड़ा और कहाँ चले गए, और इटली चले गए. इटली में उनकी मुलाकात बायरन से होती है, हंट से होती है, एंड ट्रिलाने से होती है. तो शेली लेफ्ट इंग्लैंड विच ईयर? शेली ने इंग्लैंड को कब छोड़ा? 1880. उनकी मुलाकात वहां पर इटली में किससे किससे होती है? Whom did he meet? सर बायरन से Byron नहीं, हंट से. and Trelawney. या बायरन, हंट एंड टेलाने से उनकी मुलाकात हुई. Then you find कि in 1822 when only 30 years of age Shelley was drowned while sailing in a small Italian coast. ये क्वेश्चन पीजीटी में जितना पढ़ाया गया है सारे क्वेश्चन पीजीटी में बन चुके हैं. पीजीटी में वो क्वेश्चन बने हुए नेसेसिटी ऑफ एथिज्म का, रिवोल्यूशनरी थॉट का, और ओड टू द वेस्ट विंड, चूंकि वो ओड फॉर्म में है इसलिए वो क्वेश्चन बना हुआ है. 1822 में when only 30 years ऑफ एज, जब वो केवल 30 साल के थे, तब शेली की जो है मौत हो जाती है डूबने से. और कहाँ पर डूबने से मौत होती है? इटालियन कोस्ट में. जो इटालियन समुद्री बंदरगाह, या आप कह सकते हैं जो इटालियन कोस्ट था, जो इटली का कोस्टल एरिया था, वहां पर डूबने से उनकी मौत हो जाती है. तो 1822 में when only 30, कितनी उम्र के थे? 30 साल के, तब उनकी मौत जो हो जाती है समुद्र में या वहां पे कोस्टल एरिया में डूबने से. शेली ने कुछ ब्यूटीफुल रोमांटिक पोएम्स लिखे हैं, जिसमें द क्लाउड है, जिसमें द टू द स्काई लार्क है, जिसमें ओ टू द वेस्ट विंड है, और टू नाइट करके. आई जस्ट रिपीट विथ मी, हु हैज रिटन ब्यूटीफुल लिरिक द क्लाउड? पीबी शेली. P.B. Shelley has written The Cloud. एंड टू अ स्काई लार्क? पीबी शेली. ओ टू द वेस्ट विंड? P.B. Shelley. टू नाइट? P.B. Shelley. P.B. Shelley. I just want to know कि in Ode to the West Wind, what has been personified? Ode to the West Wind में किसको personified किया गया है? West Wing. वेस्ट विंड. वेस्ट विंड को personified किया गया है. और ये कहा गया है कि वेस्ट विंड इज द ब्रिंगर ऑफ टू थिंग्स. वह दो चीजों को जन्म देती है. कौन कौन सी वो दो चीजें? Spring and autumn. Autumn and spring. Yeah. Now you see Alastor or the Spirit of Solitude. 1816 में आया Alastor or the Spirit of Solitude is by far the best expression of Shelley's greatest mood. Here Shelley is the poet of moonrise and of the tender, exquisite fancies that can never be expressed. It is the poet's confession not simply of failure but of undying hope is some better thing that is to come. Here you see कि जो एलास्टर है उसका सब टाइटल है और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, और ये 1816 में आया है. यहाँ पे जो शेली का एक्सप्रेशन है वह क्या है? वह एक ग्रेटर मूड में है, और यहाँ पे उनका मून राइज का मूड है, और वो चीजों को कन्फेशन करते हैं कि कुछ चीजें हैं जो उनकी अपने थॉट के अगेंस्ट में हुई है, फिर भी वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनका होप खत्म हो गया. नो, नॉट एट ऑल. तो एलास्टर जो है उसका सब टाइटल क्या है? The spirit of solitude. The Spirit of Solitude. द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड.
नाउ यू सी कि उनका एक और वर्क है प्रॉमिथस अनबाउंड 1818-1820। इट इज अ लिरिकल ड्रामा, ये कई बार पूछा जा चुका है। इट इज अ लिरिकल ड्रामा, इट इज द बेस्ट वर्क ऑफ शेलीज रिवोल्यूशनरी इंथुसिज्म एंड द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल हिज पोएम्स। यह लिरिकल ड्रामा है, और लिरिकल ड्रामा का मतलब एक क्लोजेड ड्रामा। एक और वर्ड आप इसको लिख लीजिएगा, ये इसका It's closer एग्जांपल है drama. क्लोजेड ड्रामा, CLOSED, DRAMA। अगर कोई आपसे पूछता है कि लिरिकल ड्रामा या क्लोजेड ड्रामा क्या होता है, वह ड्रामा दैट इज रिटेन विद द इंटेंशन टू रिसाइट नॉट टू परफॉर्म। ऐसा ड्रामा जो इस उद्देश्य से लिखा जाता है कि हमको इसको रिसाइट करना है, ना कि परफॉर्म करना, उसको क्लोजेड ड्रामा कहा जाता है। दैट इज रिटेन विद द इंटेंशन टू रिसाइट नॉट टू परफॉर्म। उसके बाद है उनका एक और चीज है, दैट इज द सेंसी। द सेंसी इट इज बेस्ड ऑन मॉर्बिड इटालियन स्टोरी, या एक इटालियन स्टोरी पर आधारित है। द हीरोइन ऑफ द प्ले इज बीट्रिस, और ये भी एक प्ले है और इसकी हीरोइन कौन है, बीट्रिस है। ये चीज ध्यान में रखिए, पूछा जा चुका है पीजीटी में। द सेंसी ये क्या है, ये मॉर्बिड इटालियन स्टोरी पर आधारित है। इसकी जो हीरोइन है, द हीरोइन ऑफ द प्ले इज बीट्रिस। फिर है एपी साइकीडियन 1821 में आया हुआ, इट सेलिब्रेट्स प्लेटोनिक लव। ये भी पूछा जा चुका है कि उनके किस वर्क में प्लेटोनिक लव देखने को मिलता है। इमिलिया विवियानी इज द हीरोइन, ये भी पूछा जा चुका है कि इमिलिया, ये सारे पॉइंट्स अब पीजीटी वालों के लिए चल रहे हैं। ये जो पॉइंट्स अब पीजीटी वालों के लिए चल रहे हैं, और टीजीटी वालों को ये ध्यान में रखना है एपी साइकीडियन किसका वर्क है, द सेंसी किसका, एक हल्का सा बस ध्यान में रखना है। लेकिन और जो डिटेल बताया जा रहा है वो पीजीटी वाले। एपी साइकीडियन 1821 में आया हुआ है, इट सेलिब्रेट्स प्लेटोनिक लव, या प्लेटोनिक लव को सेलिब्रेट करता है। इमिलिया विवियाना इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। एडोनाइस इस सब के लिए टीजीटी पीजीटी चाहे जो पढ़ रहे हैं। एडोनाइस आपका क्या है, शेलीज का लॉन्गर पोएम्स है, और यह एलिजी भी है। एडोनाइस इज अ वंडरफुल थ्रेनोडी, ये थ्रेनोडी का एग्जांपल है, और इसमें ग्रीफ है किसकी, कीट्स की डेथ पर। तो ये सब चीजें पूछा जा चुका है। एट्रोडाइज भी पूछा जा चुका है। एपिसाइकेडिया मैंने रिवाइज कर दिया, द सेंसी मैंने आपको बता दिया। हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, लैमेंट एंड सेंसिटिव प्लांट आर नोबल पोएम्स ऑफ पीबी शेली, ये उनकी पोएम्स है। कल हम लोग जॉन कीट्स पर बात करेंगे। आज आपको हमने काफी हद तक जितनी भी चीजें थी जो रिलेटेड थी पीबी शेली से, वो चीजें आपको बता दी गई। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हु हैज रिटन हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, लैमेंट एंड सेंसिटिव प्लांट। Sir, PV Shelley. PB Shelley. पीबी शेली। एडोनाइस इज व्हाट, इज इट एलिजी या इज इट सोनेट? LG sir. LG. एलिजी में पेस्टरल एलिजी भी है, उसमें थ्रेनोडी का भी कॉन्सेप्ट है। एपिसाइकिडियन जो है पीबी शेली का वर्क है, यह एक तरह का ड्रामा फॉर्म में है, और इसमें जो है प्लेटोनिक लव को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी हीरोइन कौन? Retired. Emilia. इमिलिया विवियानी, Emilia sir. या इमिलिया विवियानी। जो जो द सेंसी है, ये मॉर्बिड इटालियन स्टोरी है, इसकी हीरोइन कौन है? Retired. या बीट्रिस। प्रॉमिथस अनबाउंड उनका लिरिकल ड्रामा है जो 1818-20 के बीच में आया हुआ है, और उसमें उनका रेवोल्यूशनरी थॉट नजर आता है। इसको क्लोजेड ड्रामा भी कहा जाता है। क्लोजेड ड्रामा का क्या एग्जांपल होता है, उसका क्या डिफिनेशन है क्लोजेड ड्रामा? The Sir, drama drama is to be read, not written to read. It is to recite, not to perform. That uh, so I hope कि now you got today's class और चीजें आपको क्लियर हो गई। You got it. I don't know the camera. You can just feedback, improve. If you have any query, if you have any question, मुझे लगता है Thank you, पुअर sir. कनेक्टिविटी है। लोग जो है मॉर्निंग में रखेंगे।
क्योंकि आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन इन द इवनिंग, तो कल क्लास मैं 10 बजे रखूँ। Excuse me, sir.